प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी हालात की और ख़ास तौर पे आज से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली जो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से निकाली गई 144 लगाया गया था और पंजाब हुकूमत की जानिब से और गिरफ्तारियां भी हुई। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट भी कर रही है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी चूँकि इस वक्त हालात ऐसे नहीं थे, थर्ड्स थी, औरत मार्च भी था और साथ ही साथ PSL के लिए के मैचेस हो रहे हैं, सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रूट्स भी नहीं बताए गए थे कि किस तरफ से कहाँ जाना है, वरना हम इनको प्रॉपर रास्ता भी प्रोवाइड करते। इसमें मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सीनेटर गौस मोहम्मद खान साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। गौस मोहम्मद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी शुक्रिया आपका। गौस मोहम्मद साहब किस तरह देखते हैं? एक तो तशद्दुद नहीं होना चाहिए, 144 लगा हुआ था, ज़ाहिर है बराह रास्त सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अमन अमान बहाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि हमें ज़ाहिर है पंजाब के इलेक्शंस की का शेड्यूल जारी हो गया, हमने मुहिम चलानी थी। किस तरह देखते हैं इस तरह के वाक़यात? कोई भी किसी भी दौर में हो, तशद्दुद ज़ाहिर नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ, बदकिस्मती से जाने भी गई। तो आप इस पूरे वाक़े को किस तरह देखते हैं? अगर इसी तरह का टेंस माहौल रहा तो हम आगे इलेक्शंस की तरफ कैसे बढ़ेंगे? और ख़ासतौर पे जो सियासी शिद्दत पसंदी है उसमें भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है जनाब। हाँ जी, देखिए जी, आप खुद फरमाया कि जी दफ़ा 144 लगी हुई थी और उससे आके 4 या 5 बंदों का इज्तिमा ममनू है। ज़ाहिर उसकी कोई ख़ास बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से हुकूमत ये दफ़ा लगाती है। अब मसला ये है कि आप जो पिक्चर्स देखें जिसमें वो पुलिस को सामने डंडे दिखा रहे हैं और पुलिस पीछे धकेल रहे हैं। अब पुलिस ने अगर एक्शन लिया है, आंसू गैस फेंकी है और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है, तो फिर पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इस किस्म की कार्रवाई करते, और कोई ऐसी कोई क्रियोरिटी नहीं हुई है। देखो ना, एक तरफ ये कहते हैं कि कोर्ट में नहीं पेश होते हैं कि ये हमें खतरा है, जान को खतरा है जी, दूसरी तरफ आप सैकड़ों का मजमा लेके रैली निकालना चाहते हैं, तो भला ये कहाँ का इंसाफ है? हुकूमत किधर जाए? खुदा न खासा को मिसहैप हो जाता है, ठीक है, तो फिर जिस तरह ये अब गए थे उधर रैली निकाल कर, ठीक है, अगर कोर्स में गए थे और फिर जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया कि कम से कम 30 से 40 लोग जो थे वो उसके पास वेपन से, एक तरह से थी जो मुसल्लह थे, जो कुछ किसी भी मतलब सूरत में कोई खुदा न खासा मिसहैप हो सकता था। और अभी यही इसकी जो खबरें थी कि ये कोई माहौल खराब करेंगे और कोई और इस किस्म की होगी, तो हुकूमत ने उनको रोका है, उनको रुक जाना चाहिए था। आप देखने के बंदे कितने थे, 150-200 बंदा था और सड़क बरा कर देते हैं तो फिर मजबूत पानी जाता है। ठीक है, नंबर्स कितने थे खैर ये तो एक अलग बहस है, लेकिन शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं जी ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि मुल्क की बड़ी जमात को रैली निकालने की ही इजाज़त नहीं दी जा रही। गौस मोहम्मद साहब, आप खुद बड़े सीनियर और सीजनल सियासतदान हैं, अब ये तो जमहूरी हक है, रैली निकाल देनी चाहिए थी, इजाज़त होनी चाहिए थी। ये तो एक पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। जो सिक्योरिटी थ्रेट से हुकूमत जो बता रही है वो एलिमेंट भी है, ज़ाहिर है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जमहूरी अब ज़ाहिर इलेक्शंस हैं, पंजाब के इलेक्शंस होने हैं और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, आपने भी कल रैलियाँ निकालनी है, दूसरी जमातों ने भी निकालनी है, तो बल्कि आप मरियम बीबी तो बैक टू बैक अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, अच्छे इज्तिमा कर रही हैं, तो इस चीज़ पे पाबंदी तो खैर नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकली। देखो जी, रैली और जो है ना उसमें कन्वेंशन में या जलसे में फ़र्क होता है। रैली को सिक्योरिटी देना बहुत ज़्यादा, मतलब उसके लिए फोर्स चाहिए। अब 1, 2, 3, 4 किलोमीटर लंबी रैली है, ठीक है ना, उसको आप सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? 7 इतना मकान है, कंजेस्टेड इलाका है, जब अब दातार बार का जो इलाका है तो फिर बड़ी मुश्किल से 2 गाड़ी गुजरती हैं, वहाँ इतनी बड़ी लंबी ऊँची बिल्डिंग है, वहाँ कैसे हम सिक्योरिटी दे सकते हैं? तो जलसा करें तो रोजाना जलसा करते हैं तो जमान पार्क के पास, तो हमें तो जलसे तो नहीं रोका, मरवी भी जलसे करें, रैली निकालने से जहाँ ट्रैफिक के मसाइल होते हैं और सिक्योरिटी काम करना भी जो है ना वो भी बड़ा एक दुश्वार है। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए खान साहब को। खान साहब फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। अब देखो ना, वो एक तरफ कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ से मेरे से मिले, जब आर्मी चीफ ने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में मुझसे मिलें, तो वहाँ कहते हैं नहीं, हमें अलहदा मिल रहा है।
तो ये लाडला है, उसके लाड बर्दाश्त किए जा रहे हैं, कोर्ट से किस तरह उसको रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक। और हर तो मतलब गौस मोहम्मद खान साहब, हुकूमत ये कह रही है, आपने लाडले का जिक्र किया, अब वो ये कह रहे हैं कि लाडले तो आप हैं, इमरान खान अगर लाडले होते, पेपरा ने पाबंदी लगा दी, उनकी तकरीर नहीं दिखा सकते, रिकॉर्डेड तकरीर नहीं दिखा सकते। दूसरी तरफ मरियम बीबी जो है वो तनकीद का निशाना बना रही हैं, इदारों के भी, साबिक चीफ जस्टिस को भी, साबिक कोर कमांडर को भी, और साबिक DGI को भी। तो उसके बावजूद उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो वो कह रहे हैं लाडले तो आप हैं। नहीं, बात यह है कि जी उस पे हमने कोई अगर किसी को कहा है या किसी पे, तो उसके पास हमारे पास सबूत है कि फला किसने व्हाट्सएप कॉल की, किसने किसको क्या कहा। हमारे पास ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, किस तरह मियाँ साहब को सजा दी गई थी और जज अरशद साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें की रहमत करे। और उसने फिर कहा कि मेरे पे कैसे प्रेशर डाला गया, मेरी वीडियोज उन्होंने दिखाई। तो हमारे पास सबूत है जो हमने दिखाए उनको, और जिसके उस पर हमने सबूत के साथ पेश किया। अब ये आप जो खान साहब से जिसने 2 दिन पहले जब पुलिस इनको वारंट देने गई और जिस बार उन्होंने खिताब किया था, अब मतलब एक सिटिंग जनरल को आप अगर हैवान कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उस ऐसी शख्स का दिमागी मुआयना कराना चाहिए, और वो भी सबके सामने, जहाँ आपके सामने इतने लोग खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में जब हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, देखो हम मरियम बीबी ने और मियां नवाज शरीफ ने तनकीद की है, लेकिन किसी को इस तरह गिरी जुबान के साथ नहीं किया। कहा है, नाम भी लिए, बिल्कुल फैज हमीद के नाम भी लेते थे, फायद साहब के नाम भी लेते थे, लेकिन इज्जत से नाम लेते थे। अब ये जिसका कल्चर आ जाए कि आप किसी को जानवर और हैवान कहना शुरू कर दें, और वो भी सिटिंग जनरल को, तो फिर ज़ाहिर फौज के अंदर फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर इसके हम के मुल्क को चलाना जो फिर मतलब मुश्किल होता है। इदारों को चाहिए कि दूसरे के सलाम करें, और इमरान खान को भी चाहिए कि इदारों का एहतराम करें। गौसम साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तनकीद ज़ाहिर एक एक डोमेन के अंदर रहते हुए करनी चाहिए, किसी भी इदारे के ऊपर या किसी शख्सियत के ऊपर। दूसरी बात यह है कि आप नहीं समझते कि अगर इस तरह की जलसे जुलूसों में, चाहे वो मियाँ साहब की तरफ से माजी में हो या आज खान साहब उस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तनकीद तो पब्लिक प्लेस पे नहीं होनी चाहिए। जिस तरह अभी राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जी फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, पेशरफ्त होगी तो हम बता दिया जाएगा, कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया जा रहा है मरियम बीबी की तरफ से। तो इन तमाम हालात में आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, जो आपने ख़ुद भी बताया, ज़रा आर्मी चीफ़ की जो बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई, इसहाक डार साहब मौजूद थे, तमाम चीज़ें, तो डायलॉग की तरफ कोई पेशकदमी आपको नज़र आ रही है? एक प्रपोज़ल पेश किया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर से मिले, सियासी लीडरशिप खुद फैसले करे, लेकिन खुद फैसले लेते हुए हमें नज़र नहीं आ रही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, चाहे वो आपकी पार्टी हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हों। तो फैसले तो अल्टीमेटली ज़ाहिर आप लोगों ने करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे, आप अदलिया पे डिपेंड करेंगे या एस्टैब्लिशमेंट पे डिपेंड करेंगे, तो फिर ज़ाहिर कह ना कह नुकसान तो किसी एक स्टेक होल्डर का तो होगा। बिल्कुल, हमने तो कई दफ़ा भी पेशकश की है कि इकॉनमी पे जिस तरह इसहाक डार साहब और बिजनेसमैन आर्मी चीफ से मिले हैं, ज़ाहिर इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? इकॉनमी है, और सब इकानमी को ठीक करना है। इकानमी की वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं, इकानमी की वजह से मतलब मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, अल्लाह ना करे हम डिफॉल्ट कर जाएं। तो इसलिए तो हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना चाहिए। अब आर्मी चीफ की बात को वो नहीं मान रहा जी। अब वो कह रहे हैं मुझे अलहदा मिलो, अब अलहदा उस पर सियासी फायदा उठाना चाहता है कि मैं ये कर दूंगा, यकीन ध्यान नहीं कराना चाहता है कि जी ठीक है, बस उसका मोटो पाकिस्तान नहीं है, उसका मोटो ये है कि किस तरह मैं वज़ीर आज़म कोई ऐसा मुझे रास्ता मिले, चाहे जो भी हो, मैं वज़ीर आज़म दोबारा बनूं। और ये फिर ये उसका खम ख्याली है, तरीका होता है वज़ीर आज़म बनने का, आवाम की खिदमत करें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम फिर आपके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौसम साहब। लेकिन जाते जाते बताइएगा, पंजाब इलेक्शन के लिए तैयार हैं? अब ज़रा शेड्यूल जारी हो गया, KP में भी अब देखें अगले हफ्ते तारीख आ जाएगी, तो मुस्लिम लीग नॉन तैयार है पंजाब के इलेक्शंस के लिए, या आपको लग रहा है कि इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे वक्त पे और ये वनडे पोलिंग ही होगी? कोई इस तरह की सूरत नज़र आ रही है आपको? देखिए जी, हम तो ज़ाहिर अब शेड्यूल का अनाउंस हो कि हम तो इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन जिस तरह वो आज जिस तरह का आज एक हुआ है लाहौर में जमान पार्क के बाहर इधर उधर हल्ला गुल्ला हुआ है जी, तो इस माहौल में तो इलेक्शन मुश्किल हो जाएंगे। तो अगर खान साहब इलेक्शन चाहते हैं तो उनको जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। और जब तक आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन जब आए, आपको ज़रा हुकूमत मिली थी 2013 में, उस वक्त तो रोज़ इतने बुरे हालात थे, बंद धमाके होते थे, PPP और ANP को तो इलेक्शन मुहिम भी नहीं चलाने दी जा रही थी। अगर खुदा खासा वैसे हालात तो आज नहीं है,
तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन ज़ाहिर है एक आईनी फरीज़ा है, होना चाहिए? नहीं, वो उस वक्त तो और हालात थे, उस वक्त आपस में दुश्मनी इतनी ज्यादा नहीं थी। टीटीपी तो बाहर से एक आते थे, आके हमला करके चले जाते, वो और बात थी। ये तो ठीक। आपस में इतनी फ्रिक्शन बन चुकी है। अब जो जिस तरह राणा साहब ने कहा है कि हमारी सियासी दुश्मनी जो है वो जाती दुश्मनी तब्दील हो चुके हैं। सही। तो वो पीटीआई वाले तो एक खाने को दौड़ते हैं, नून कोई भी बंदा देख रहे हैं और जिस तरह की वो का बिहेवियर है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। बाहर से हमला हो फिर और बात होती है, यहाँ जब आपस में हम लड़ रहे हैं ठीक है। और आपस में हम एक दूसरे को जाति दुश्मनी बना के बैठे हैं, तो इलेक्शन से ठीक। गौस मोहम्मद साहब, कोई आप जैसे जो लोग हैं संजीदा नौयत की जो बात करते हैं, हमेशा सियासत को भी समझते हैं, मफामत को भी जानते हैं, तो कोई पसे पर्दा बातचीत नहीं हो रही ताकि खान साहब नहीं मिल रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनका जो थिंक टैंक है, आपके जो थिंक टैंक से मिले, बैठे और कोई दरमियानी रास्ता निकाले? बिल्कुल उनसे बैकडोर मुज़ाकरात हुए हैं, और जब वो कोई सजेशन पे इत्तेफाक होता है और फिर जब खान साहब के पास जाते हैं तो खान साहब उसको नेगेटिव का रद्द कर देते हैं, मुस्तरद कर देते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है। वो चाहते हैं मक्की से अभी इलेक्शन कराओ और मैं जीतूं, और मुझे और इलेक्शन भी ऐसे चाहिए जिसमें मैं जीतूं, ये नहीं कि अब मतलब इलेक्शन हो और मैं हार जाऊं। वो चाहते हैं ऐसा इलेक्शन मैं जीतूं, आजम बड़ा वो इलेक्शन है, अगर नहीं है तो फिर ये वो भी काबिल कबूल नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। ये होती रहा कि जी जत्था लेके आओ और मर्जी के रिजल्ट लो, मर्जी के रिजल्ट ज़ाहिर नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया जनाब गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बता रहे थे कि ज़ाहिर डायलॉग हो सकते हैं लेकिन मर्जी के नताइज, मर्जी के इलेक्शंस या ज़िद नहीं चल सकती, और इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा तो ही मुमकिन होंगे ये इलेक्शंस, वरना 2018 के इलेक्शंस की तरह कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मामला। और कोई भी ज़ाहिर पंजाब के इलेक्शन अगर नेशनल असम्बली, इस मौजूदा नेशनल असम्बली के होते हुए और मौजूदा हुकूमत के होते हुए होंगे तो बड़ा असरअंदाज होती है वफाकी हुकूमत कि पंजाब KP के इलेक्शंस होंगे, तो नताइज जब आएंगे तो वो आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर पार्टी है, तो अगर नताइज उनके ख़िलाफ़ आए तो ये मामला बैक बाउंस कर जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, इल्ज़ामात लगेंगे, नताइज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मानने को तैयार नहीं होगी। ये एक बड़ा इशू बनेगा, सवालिया निशान उठेगा इलेक्शंस के ऊपर। लेकिन माजी में अगर हम जाएं तो ऐसा होता रहा, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस अलग अलग दिनों में होते रहे और कौमी असम्बली के इलेक्शंस अलग होते रहे, लेकिन मुल्क माशी तौर पे जिन हालात पे खड़ा है, जहाँ पे खड़ा है, तो ये सूट नहीं करता पाकिस्तान को। लेकिन हुकूमत को और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिलकर इस चीज़ का फ़ैसला करना होगा कि वो क्या चाहते हैं और इलेक्शंस कैसे होंगे, रिफॉर्म्स कैसे होंगी। मरदमशुमारी का जो एक इशू है, जेन्युइन इशू है, ज़ाहिर है इसको एड्रेस करना होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब ख़ौनज़ादा चढ़ान साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चढ़ान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया साहब, किस तरह देखते हैं, एक तो आज तशद्दुद हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली थी, वो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाल रहे थे, ज़रा पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, KP का फ़ैसला अब देखें कब होता है, अगले हफ्ते तक के चांसेस हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आप समझते हैं कि इस तरह का तशद्दुद तो ज़रा वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 144 लगा हुआ था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारी रैली को रोकने के लिए कोई इस तरह की थ्रेट्स नहीं थी। आप इस पूरे वाक़े को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आइन में सब साफ साफ लिखा है, एक सियासी पार्टी को, एक सियासी वर्कर को जलसी जुलूस का हक है, लेकिन इसके साथ साथ इस पे कुछ पाबंदियां भी हैं और एक कानूनी तरीक़ाकार भी है कि आप जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, आप जाके जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, DC, उसको आप एप्लीकेशन देंगे और इसके साथ अपना सिक्योरिटी प्लान जो है वो शेयर करेंगे और इसके लिए रूट जो है वो लगाएंगे। तो आप ये तरीक़ाकार अपनाएंगे, और क्योंकि अगर आपको जलसी जुलूस का हक है तो लोगों को भी चलने फिरने का, काम पे जाने का, स्कूल में जाने का, हॉस्पिटल में जाने का, कारोबार पे जाने का, इन लोगों को भी हक है। तो ये जो कुछ हुआ है इसका वजह यही है कि ना तो इन लोगों ने इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था
और एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी हक है कि उनको ये खान सदर साहब, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़रा आपको सिक्योरिटी प्लान देना होता है, आपको इवेंट कर रहे होते हैं तो आपको ज़रा इजाज़त लेनी होती है ताकि आपको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा सके और हुकूमत को भी आसानी हो, इंतज़ामिया को भी, और कमिश्नर्स या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो भी जिनकी वो हदूद होती है वो उसको लुक आफ्टर कर सकें। लेकिन तशद्दुद करना या मारपीट करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल किसी हद तक ठीक है, ज़रा आप मुजाहिरीन को रोकते हैं अमन अमान बहाल करने के लिए, लेकिन जो गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो इस रवैये की भी तो हिमायत नहीं की जा सकती। देखिए जी, बिल्कुल नहीं की जा सकती है, लेकिन इन लोगों के रवैयों को भी आप देख लें। ये लोग अपने साथ आपने कभी देखा है कि किसी शहरी ने एहतजाज के लिए डंडे निकाले हैं? क्या आपने कभी देखा है कि कभी असलहा निकाला है? इस्लामाबाद में अदालत के साथ जो कुछ हुआ, क्या आप वो भूल गई? तो आप मुझे ये बताएं, जब आप कानून हक अपने हाथ में लेते हैं, वरना कितने इन्होंने रैलियां निकाली, कितने एहतजाज किया, कितने लंग मार्ची की, ये कितना अर्सा हो गया कि जमान पार्क के सामने से जो रोड गुजरता है, पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब खुद ये बैरियर के कितने मुखालफत करते थे, जगह जगह पे बैरियर लगाए हैं। लेकिन ये है कि अगर आप कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर जाहिर बात है कि इसकी तरफ से फिर रद्द अमल भी आ जाता है। और मेरे ख्याल में इतना तशद्दुद नहीं हुआ है इन लोगों पे डिस्पर्स करने के लिए और रोडों को खाली करने के लिए। इस तरह का कोई हल्का फुल्का इन पे हुआ है और ये हो जाता है जलसों और जुलूसों में। लेकिन ये है कि सियासी वर्करों को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आईन ने उसको जो हक दिया है वो अपने हुदूद में रह के, ठीक है, आईनी हकूक का इस्तेमाल होना चाहिए दोनों तरफ से। ज़रा शहरियों के हकूक भी हैं और जिस तरह आप बता रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के या सियासी वर्कर्स जो हैं उनके राइट्स अपनी जगह, लेकिन ज़रा आप किसी शहरी को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप शहरियों के भी हकूक हैं। खानज़ादा साहब, किस तरह देखते हैं पंजाब के इलेक्शंस का शेड्यूल जारी हो गया इन हालात में और जिस तरह की टेंस माहौल है? वज़ीर दाखिला फरमा रहे थे कि इस तरह तो इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। अब से थोड़ी देर पहले गौस मोहम्मद साहब कह रहे थे कि इन हालात में हम इलेक्शंस में नहीं जा सकते। हाँ, हम तैयार ज़रूर हैं, हम एग्जीक्यूट करेंगे, हम पंजाब जीतेंगे। अगले मरहले में ज़ाहिर KP के इलेक्शंस की तारीख की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। मेरा उनसे ये सवाल था कि 2013 में जब आपकी पार्टी बुरी तरह से उसको शिकस्त हुई, हुकूमत में ज़रूर थे आप, ANP के ऊपर उनको इलेक्शंस मुहिम नहीं चलाने दी गई, आपको नहीं चलाने दी गई, आपके इलेक्शन ऑफिस जो होते थे, इलेक्शन कैंप्स थे, उनके ऊपर अटैक किया गया, रैलियों के ऊपर अटैक किया गया। तो 2013 से तो बुरे हालात नहीं हैं, तो क्या वजह है कि बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि जी इलेक्शंस नहीं होंगे, हालात इस तरह के नहीं हैं? आप इस बयानिए को सपोर्ट करते हैं या आप समझते हैं कि ये वाकई में इस बयानिए में कोई जान है कि इसको बुनियाद बनाकर पंजाब के या KP के इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी किए जाए? देखिए जी, अगर ऐसे हालात में इलेक्शन हो गई तो हमें किस तरह के बहरान में चले जाएंगे कि फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें कुछ मसाइल है, कुछ पेचीदगियां है। जब तक हम इन मसाइल और पेचीदगियों को हल नहीं करेंगे और इलेक्शन करेंगे तो इस इलेक्शन का इस मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उसको, हमारे मुल्क को इसका नुकसान होगा। इसमें सबसे पहला मसला ये है कि अगर आप 2 सूबों में पहले इलेक्शन करते हैं और फिर जो जनरल इलेक्शन है वो अक्टूबर में आ जाता है जी, तो हमारे आईन में साफ लिखा है कि जो जनरल इलेक्शन होगा वो निगरान हुकूमत उनके ज़ेर निगरानी होगा। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे वो सूबाई हुकूमतों के साथ? क्या आप उस सूबाई हुकूमतों को मुअत्तल करेंगे, इसके ऊपर निगरान हुकूमतें बनाएंगे? फिर इस मसले का आप क्या हल निकालेंगे? दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, जो सियासी मसला नहीं है, जो कौमी मसला है, जो इस पे सियासी इख्तिलाफात नहीं है, इस पे कौमी इख्तिलाफात है कि जो 2017 की सेंसस हुई है, इस पे सिंधियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पे पुख्तूनों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, उस पे बलूचों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। तो ये कैसे हो सकता है कि पंजाब और पुख्तनख्वा के जो इलेक्शन है वो पुरानी सेंसस के मुताबिक होंगे और जो आने वाला दूसरा इलेक्शन है 2 सूबों में और मरकज में उसको आप नए सेंसस के जरिए कराएंगे? तो इसमें बहुत सारी पेचीदगी और सबसे बड़ा मसला तो ये है
कि इसका क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएगा अगर मरकज में पीडीएम का हुकूमत है और ऐसे हालात में इलेक्शन हो जाते हैं और पंजाब और पुख्तनख्वा से बुरी तरीके से इमरान खान साहब हारते हैं, जो कि नजर आ रहा है कि हारेंगे, तो आप मुझे बताएं वो इस नताज को तस्लीम करेंगे कैसे करेंगे? खुंजादा साहब ये बड़ा वैलिड। एक सेकंड इलेक्शन कमीशन पे इसके शदीद तहफ्फुज़ात है, तो क्या ऐसे हालात में ये रिजल्ट को तस्लीम करेंगे? ठीक, 9 हलकों पे इलेक्शन हो गया, 7 पे ये जीत गया, मुल्तान से हारा, क्या वो रिजल्ट इन्होंने तस्लीम किया? कराची से हारा, क्या वो रिजल्ट उन्होंने तस्लीम किया? अभी बल्दियाती इलेक्शन में कराची में जो इसके 24 MPs और 14 MNAs थे, वहां से ये बल्दियाती इलेक्शन हार गए, क्या वो इस रिजल्ट को तस्लीम करते हैं? तो हमें सबसे पहले मिल बैठना चाहिए और सूबों के और मरकज के इलेक्शन एक साथ करना चाहिए, और अगर अलग-अलग भी हों तो इसमें आइंदा के लिए जो मसाइल सामने आएंगे इसका कोई पहले से हल निकालना चाहिए। ठीक है, फिर वो इलेक्शन मुल्क को फायदा देगा। बहुत बहरान में चले जाएंगे कि फिर इसका किसी के पास कोई हल नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की आपने, और मेरा सवाल ही आपसे यही था, वो आपने खुद उसमें अगले पॉइंट में डिस्कस भी कर लिया कि अभी अगर इलेक्शंस होते हैं और कौमी असम्बली ज़ाहिर है पीडीएम की हुकूमत है और आप उनके इत्तेहादी हैं, तो खान साहब पंजाब या केपी में अगर उनको शिकस्त होती है तो वो मलबा आप पे डालेंगे, वो इलेक्शन कमीशन पे डालेंगे कि बाइस से अगर आप हार जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन इस पूरे अमल में असल बात वो है जो आपने आखिर पे की कि हल क्या है इसका। सियासी तौर पे तो आप जैसे जो वर्कर्स हैं वो बात करने को तो तैयार हैं, वैसे भी बातचीत करते हैं सब चीज़ें, लेकिन आपका जो थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकर्स हैं, अपर लीडरशिप है, वो मिल बैठकर चलने को तैयार नहीं है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को सियासतदान ही नहीं मानता। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ना तो मैं शहबाज शरीफ साहब से बात करूंगा, ना मैं जरदारी साहब से बात करूंगा। तो यानी टॉप लीडरशिप तो आप एक दूसरे को वो मिलने को तैयार नहीं है। तो हल कैसे निकलेगा? ये जो अवाम है और जो आपने मर्दशुमारी का जिक्र किया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये मसले हल कैसे होंगे खुंजादा साहब? देखिए जी, सियासतदान जो है वो अपना हल निकालते हैं मेज पे जी। वो सियासतदान ना हल सड़कों पे निकाल सकते, न चौकों पे निकाल सकते। इसके लिए हमारे आईनी इदारे हैं, इसमें है हमारा कौमी असम्बली है, इसमें हमारे सेनेट है, इसमें हमारी सूबाई असम्बलियां है। इसके अंदर सियासतदान बैठ के और मुल्क के मसाइल का हल निकालते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जरदारी साहब ने ठीक कहा है कि इमरान खान सियासतदान है नहीं। वो तो कहते हैं मैंने सियासतदानों के साथ बैठना ही नहीं है, मुझे आर्मी चीफ बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा और मैं आर्मी चीफ के साथ बातचीत करूंगा। देखिए, ये हुकूमत में था, ये इख्तिदार में था, हमारे साथ इंतकाम हो रहा था, हमको 90 दिन रिमांड पे भेजते थे, 2 साल के लिए जेलों में भेजते थे। इसके बावजूद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने, चेयरमैन बिलावल साहब ने, सदर जरदारी साहब ने उसको अपर किया कि हमारे मुल्क को आइंदा जो मसला होगा वो मईशत का होगा। ठीक है, हम आपके साथ मईशत पे बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ मईशत पे एक मिसाक करने को तैयार है। एक चीज इसमें खुंजादा साहब, आप बातें बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं, इसलिए अच्छे भी लगते हैं आप, लेकिन इसमें एक इशू तो है ना, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते रहे, आर्मी की तरफ देखते रहे। आपको याद होगा पीडीएम से आप बाहर जा चुके थे, आप पीडीएम इत्तेहाद से निकल चुके थे, लेकिन जरदारी साहब ने बड़ी तारीखी स्पीच की थी और उन्होंने कहा था कि मुझसे फार्मूला मांगा जा रहा है और मैं उनको ये कह रहा हूँ कि पहले इस लाडले को हटाओ, इसको बाहर फेंकोगे तो मैं फार्मूला दूंगा और इस मुल्क की बागडोर संभालूंगा। और फिर हमने देखा कि फार्मूला आया, लाडला पीछे हटा, आपकी तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई। किस वजह से हुई वो भी खुल के चीज़ें सामने आ गई। तो बदकिस्मती से हम देखते तो पिंडी की तरफ ही है ना, इस्लामाबाद की तरफ देखना चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की तरफ देखना चाहिए, तो हम तो वहाँ नहीं देख रहे हैं ना सर। देखिए मेरे भाई, अगर पीपल्स पार्टी अवाम के बगैर किसी और तरफ देखते तो हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को क्यों फांसी पे चढ़ाते, फिर बीवी क्यों शहीद होती, फिर जरदारी साहब 14 साल जेल कैद क्यों काटते। हम तो हमारे मंशूर में तो क्या है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है।
हम तो अवाम की तरफ खानज़ादा साहब, ये बात ठीक है आपकी, मैं मानता हूँ इस चीज से, लेकिन मैं उस स्पीच का रेफरेंस मांग रहा हूँ ना। अगर खान साहब ने ये कहा कि मैं हर चीज से बात करना चाह रहा हूँ, तो जरदारी साहब ने भी यही कहा ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। जी जी प्लीज, मुझे बात मुकम्मल कर। जी जी प्लीज प्लीज। हम अगर पीएनडी की तरफ देखते हैं, हम अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, तो हम सिर्फ उसको इतना देखते हैं और उसको इतना अर्ज करते हैं कि खुदारा हमने जो आईन बनाया है इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे के काम का तयन है। आप लोग मेहरबानी करके अपना काम करें। और इमरान खान साहब के बारे में हमने शुरू ही दिन से कहा था कि जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट इनसे हट जाएंगी, ये बेसाखियों पे खड़ा है, वो दिन ये धक्का मारने इसको नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। और जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गया, जब अपोज के इदारे ने फैसला किया कि इसके बाद हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, और ये बात इमरान खान साहब मानते हैं, वो बरमला कहते हैं कि भाई ठीक है आपने मुझे हटाया नहीं है, लेकिन आपने तो मुझे बचाया भी नहीं। अगर उसका गिला शिकवा तो ये है कि आपने मुझे बचाया क्यों? ठीक है। और जी तो इसमें खानज़ादा साहब, अब ठीक है, बचाना था जो वो हो गया। 2018 के इलेक्शन ज़ाहिर आपने कहा उस वक्त के ये सिलेक्टेड की पैदावार है। अभी भी अगर इन हालात में इलेक्शन हो जाते हैं जैसे भी होंगे, तो तहफ़्फ़ुज़ात तो उन पर भी रहेंगे। आपको लगता है वन डे पोलिंग हो सकेगी, जो कि होनी चाहिए? ज़ाहिर फेडरेशन के लिए ज़रूरी है कि तमाम सूबे भी, और ख़ास तौर पे हमारी ज़ाहिर माली तौर पे हम बहुत कमज़ोर हैं, आप इतना खर्चा अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दो तीन दफ़ा इलेक्शन हों। तो आप समझते हैं कि वन डे पोलिंग का कोई माहौल बन रहा है, पस्से पर्दा कोई बातचीत हो रही है? देखिए जी, ये सब लोग जानते हैं, पीटीआई में जो लोग हैं, जो होशमंद लोग हैं, जी जी, जो इस मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, वो आप तरीका खुद भी कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के साथ एक मसला है। इसका मसला ये है कि ये फॉरेन फंडिंग लीडर है, उसको बाहर के मल्टीनेशनल 352 मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसा दिया है, इनको 37 गैर मुल्कियों ने पैसा दिया है, और वो तमाम गैर मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के ताने बाने जाके वो मिलते हैं इजराइल और इंडिया के साथ। ये इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहता नहीं है, वो समझता कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान में मईशत मजबूत होगा। आप इसको देख लें कि वारदात को देख ले, अभी रिसेंटली देख ले, ये जो रैली निकाल रहा था, जब भी पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात थोड़े बेहतर हो जाते हैं, जैसे अभी चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कुछ और दोस्त ममालिकों ने वादा किया है पाकिस्तान के सपोर्ट करने का, IMF के साथ एग्रीमेंट फाइनल हो गया, तो फिर उन्होंने निकला और कोशिश किया कि हालात को कुछ इस तरह से खराब करे कि पाकिस्तान का मईशत फिर से बैठ जाए। ठीक है, लेकिन हालात सारे हमें बेहतर करने होंगे, और ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। ये पाकिस्तान है तो ज़्यादा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है सियासत भी है, और वसी तरह मफाद में तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना होगा। खानज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, चूँकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, और अगले किसी प्रोग्राम में फिर आपको मदद करेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।